हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ कम था, किश्ती वहां डूबी, पानी जहां कम था। ऑपरेशन सिंदूर जो 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम हत्याकांड, जिसमें आतंकवादियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की, इस ऑपरेशन को अचानक अमेरिकी दबाव में 10 तारीख को शाम में रोक दिया गया। पूरा देश अवाक है, स्तब्ध है। भारतीय सेना बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही डिसिप्लिन है, अन्यथा सेना से भी विरोध की आवाज उठती। लेकिन ये आवाज भारत के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों ने भी उठाई है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि जब हम जीत के इतने नजदीक थे, जिसको बोलते हैं स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ द विक्ट्री, ब्रह्मा चेलानी के शब्दों में, ब्रह्मा चेलानी बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट, भारत के 2 पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक और जनरल मनोज नरवणे, इन दोनों ने इस अचानक युद्ध विराम पर राजी होने के भारत के फैसले पर सवाल उठाए। जनरल मलिक कहते हैं, आखिर इस कार्रवाई से भारत को क्या मिला? जनरल मनोज नरवणे कहते हैं कि तीसरी बार यह हुआ है, शायद अब यह मौका आगे नहीं मिलेगा। भारत का सैन्य इतिहास, जब से हमने देश में आजादी पाई उस दिन से अब तक, हमारे देश का 2 दुश्मन इस देश को चैन से जीने नहीं दिया। हर बार हमारी सेना का पराक्रम, शौर्य, वीरता, उनकी जाबाजी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। सिर्फ एक बार जो हम चीन से हारे, उसके बाद पाकिस्तान को हमने न जाने कितनी बार धूल चटाया है, सीधे वॉर में भी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भी। लेकिन हर बार एक अपवाद को छोड़कर, इंदिरा गांधी, हम मुंह की खाए, और वो मुंह की खाए सिर्फ अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के कमजोरी के कारण या कथित रूप से अमेरिका के दबाव के कारण। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देता हूं। आपको पता है कि 22 मई को पहलगाम के बैसरान में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक को आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर उनकी पत्नी और बच्चों के सामने मार डाला। इसके बाद सोशल मीडिया पर लश्कर-ए-तैयबा का एक विंग है, एक उसी का आउटफिट है, उसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स, द रेजिस्टेंस फ्रंट। उसने इसकी जवाब, पूरा देश गुस्से से खौल उठा, आक्रोश चरम सीमा पर था। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, क्या सिख क्या ईसाई, क्या बौद्ध, क्या बड़े क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और देश की सरकार को यह कहा कि आप जो कदम उठाइए हम आपके साथ। अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट। कदाचित ये 70-71 में जिस तरह का सपोर्ट हुआ था, वो सपोर्ट मिला। कुछ दिन
डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत करने, युद्ध की तैयारी की जो रणनीति बनती है उसको, सेना को मोबिलाइज करने आदि में टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टाइम लिया गया और भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर। नाम बहुत ही शानदार था। यह ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों, उन माओं के सिंदूर को मिटाए जाने के प्रतिशोध का बदला लेने के उद्देश्य से रखा गया था। इस ऑपरेशन के शुरू होने के पहले 24 तारीख को बिहार के मधुबनी से नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, फिर उसको अंग्रेजी में भी कहा। उनका मैसेज साफ था कि विदेश में भी बैठे लोग, फॉरेन कंट्रीज भी सुन ले। उन्होंने कहा कि आतंक के इन सपोलों को, इन आतंकवादियों को धरती के अंतिम छोर तक चून कर मारेंगे। उनकी कल्पना से परे उनको सजा दी गई। देश आह्लादित हुआ। सैन्य कार्रवाई की ब्रीफिंग के लिए भारत की 2 बेटियां, कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की एयर कोमोडोर विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रतीक के रूप में आई कि भारत की इन बेटियों ने जिन सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया है उसको मिटा दी। लगातार भारतीय फौज, एयरफोर्स, नेवी, आर्म्ड फोर्सेस ने जबरदस्त कामयाबी हासिल। 9 ठिकानों पर, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड और उन अड्डों को ध्वस्त किया गया, और कुछ तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर बहावलपुर आदि में मुरीद के इन आदि को ध्वस्त कर दिया। और जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। रोता बिलखता रहा हो। पाकिस्तान भारत के इस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जगरनॉट ऑन स्वॉट एयर स्ट्राइक, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वैसे भी पाकिस्तानी फौज और उसके हुक्मरान, पाकिस्तान के जो जर्नैल और कर्नैल हैं, वो बिल्डर और बिजनेसमैन ज्यादा और सैनिक कम है। प्रेक्षक ये मानते हैं कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर ने पहलगाम घटना के कुछ दिन पहले जो भाषण दिया था, जिसमें उसने हिंदुस्तान को मिटाने और 2 नेशन थ्योरी आदि पर जो भड़काऊ भाषण दिए, कदाचित उसका एक सीधा संबंध था। पाकिस्तान ने भी स्वाभाविक रूप से रिस्पॉन्ड किया और 9-10 तारीख को उसने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ये कुरान की एक एक्सट्रैक्ट को उठाकर नाम दिया गया है, वहां से उसने भी रिटेलिएट किया। लेकिन डिसाइसिवली भारत का आर्म्ड फोर्सेस उसके सैन्य ठिकानों को, उसके एयरबेस को, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। खबरों के अनुसार चीन से प्राप्त किए गए जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो भी बहुत प्रभावी साबित नहीं। जितनी मिसाइलें, जितने ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी इलाकों में दागे, अधिकांश को भारतीय सेना ने अपने उच्चतम टेक्नोलॉजी और अपने शौर्य और पराक्रम से निष्क्रिय कर। ऑल ऑफ ए सडन 10 तारीख को अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरपंच बनते हुए, चौधरी बनते हुए सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर
ये घोषणा कर देता है कि भारत और पाकिस्तान से बात हुई है और ये लोग युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। उसके बाद सेना द्वारा ब्रीफिंग की जाती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ब्रीफ करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डीजीएमओ बोलते हैं उसको, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है और युद्ध विराम, हालांकि उन्होंने युद्ध विराम की बात नहीं की, एक एग्रीमेंट की बात की कि इस लड़ाई को तत्काल रोक दिया। लेकिन 5 बजे 10 तारीख को हुए इस कथित सीज फायर के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि कैसा सीज फायर है, क्योंकि ड्रोन्स के अटैक हो रहे हैं, हेवी शेलिंग हो रही, भारत के कई नागरिक भी उसमें मारे गए। आज 11 तारीख है, बैठकों का दौर चल रहा है। देश में निराशा है, गुस्सा है और अपमान का घूंट पीने जैसे फीलिंग से हम गुजार रहे हैं। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है बार बार कि सेना युद्ध जीतती है और ये राजनेता जीत के जबड़े से हार निकाल जाता है। 1948 48 आप सबको पता है कैसे पाकिस्तान कबायलियों के भेष में घुसा, मुंहतोड़ जवाब दिया गया उसको। मानिक शॉ, जनरल मानिक शॉ बहादुर जाबाज भारत के सेनाध्यक्ष बने, फील्ड मार्शल भी पड़े। अपने संस्मरण में कई बार इसकी चर्चा हुई। हम लोग न सिर्फ उसको खदेड़ दिए बल्कि हम लोग उसकी सीमा में घुसने के लिए तैयार। अचानक से नेहरू जी अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए इस मामले को अनावश्यक रूप से यूएन लेके चले गए और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रेजोल्यूशन ले लिया गया कि वहां प्लेबेसाइट कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए और वो नासूर बने। पहली घटना, हम युद्ध जीत गए थे लेकिन राजनीतिज्ञों ने हमें हरा। 1954 बिना किसी लेन देन के भारत तिब्बत में अपने अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार को छोड़ देता है और चीन के तिब्बत क्षेत्र की मान्यता। जिस इंडस वाटर ट्रीटी की आज बात हो रही है, जिसे 1960 में वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में किया गया, हमने उस इंडस बेसिन के 80% पानी को पाकिस्तान पर दे। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि उस वक्त राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस के एमपी ने भी नेहरू पर सवाल उठाए थे और ये साइन, इस समझौते का सिग्नेचर पाकिस्तान कराची में हुआ था। उसके बाद पता है आपको 65 का युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जीते लेके ताशकंद का समझौता हो गया। 10 जनवरी 1966 सारा जीता हुआ क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले सकते थे, लेकिन फिर राजनीति क्यों, डिप्लोमेसी, स्टेट्समैनशिप आदि भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हुए सेना के द्वारा बनाए गए बढ़त को नाकाब कर देता है। 1971 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की याद बहुत याद आती है, उनको सलाम भी है। 71 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर एक गलती हो गई जब पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेके, नियाजी समर्पण किया,
हम पीओके ले सकते, लेकिन फिर शिमला समझौता हुआ 71 में। आज जिस शिमला समझौता को पाकिस्तान अमान्य करार दे रहा है, उसको निरस्त घोषित कर रहा है, वह तो अय्यूब खान के दस्तखत करने के तुरंत जाने के बाद ही समाप्त हो गया था। अय्यूब खान यहां से गया और शिमला समझौता खत्म। हमने युद्ध जीता और डिप्लोमेसी हारी। चाहे वो करगिल हो, चाहे कुछ हो। 2021 में कैलाश वाइट खाली कर दिया गया, जिसके कारण चीन ने वो बफर जोन बना लिया। और फाइनली 2025 ये एक ऐसा सुनहरा मौका था कि हम दो काम कर सकते थे और हमारी सेनाएं ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी। पीओके को खाली कराना। सुखद एहसास तब हुआ जब इंग्लैंड में विदेश सचिव डॉक्टर जयशंकर से जो पाकिस्तानी पत्रकार में पूछा पीओके के बारे में, और यह सवाल पूछा कि मोदी जी की तो बड़ी बनती है डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्या उनसे कश्मीर पर बात हुई है? जयशंकर जी ने कहा 4 एजेंडा था हमारा, 3 पूरा हो गया। पहला था 370 खत्म करना, हमने खत्म कर दिया। दूसरा था चुनाव कराना, हमने करा दिया। तीसरा था डेवलपमेंट का काम होना, जो बहुत तेजी से हो रहा था, उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे थे। करोड़ की संख्या में सैलानी पहुंच गए थे। कश्मीर की इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक आ रही थी। और चौथा था पीओके को वापस। पूरे देश में एक उत्साह का माहौल हो गया। लेकिन ट्रंप की चौधराहट और हमारे देश के पॉलिटिकल लीडरशिप की नपुंसकता ने देश के इस शौर्य पर पानी फेर दिया। अब इसका चाहे जो नाम आप दीजिए, डिप्लोमेसी या जो, लेकिन फैक्ट तो यही है। हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा इररिस्पॉन्सिबल, और ये अमेरिकी मीडिया स्वयं कर रही है, मैंने कहा, और लायर, झूठा राष्ट्रपति अमेरिका ने आज तक नहीं देखा। मुझे अमेरिकी जनता की समझ पर तरस आता है कि इस व्यक्ति को फिर से चुना। मोदी जी जिस दोस्ती की दुहाई करने के लिए हौडी मोदी करने गए थे, मोदी को जिताने के लिए कैंपेन हुआ, बदले में हमें रुसवाई मिली तब जब इलीगल इमिग्रेंट्स को बेड़ियों में, हथकड़ियों में बांधकर बड़े बेशर्म और बेहया तरीके से, जिसको ठीक है वो इलीगल इमिग्रेंट था, लेकिन छोटा सा साउथ अमेरिकन कंट्री, कोलंबिया वगैरह कंट्री, कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमने उस जलालत को भी छेका। और उसके बाद 1 फाइन मॉर्निंग 10 तारीख को ट्रूथ सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि अमेरिकी ने मध्यस्थता की है, दोनों देश को बहुत बहुत धन्यवाद, सीज फायर। अगर ये सीज फायर अनाउंस भी होना था तो कदाचित भारत को करना था। आप सबको पता है कि कश्मीर पर भारत की विदेश नीति स्पष्ट है। वी डू नॉट एंटरटेन एनी थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। ये द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। ये हमारी स्थापित नीति है। तो क्या हम इस नीति से डेविएट करके हैं? क्या ये डिपार्चर है या ये नासमझी है? न जाने क्यों अमेरिका से क्या मोह है, क्या लोभ है। मैं बता देता हूं। बहुत लोगों को लगता होगा कि अमेरिकन फौज बड़ा पराक्रमी और बड़ा शौर्य
शहीद है, बहुत ही शानदार है। मैं बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपनी भूमि पर कोई युद्ध नहीं लड़ा। अमेरिका बेशक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूं कब कब इसकी हद पिटी है, कब कब ये तबाह हुआ है, परेशान हुआ है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्ल हार्बर पर जब बॉम्बार्डिंग हुआ, उसके बाद जापान नागासाकी हिरोशिमा पर इसने बम बरसाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर्स की जीत हुई। तो वो जीत अमेरिका की जीत नहीं थी, वो एलाइड पावर्स की जीत थी। अकेले इसने जीत हासिल नहीं किया था। सबसे बुरी बेइज्जती वाली हार तो अमेरिका की हुई थी वियतनाम युद्ध में। नवंबर 1, 1955 को अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हुआ और वियतनामियों ने इन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, इस तरीके से मारा कि इसकी पूरी सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया। और वो डॉलर इसके खर्च हुए, सैनिक मारे जाने लगे, भागने लगा सब। अमेरिका जो डींगे मारता है कि हम बहुत बड़ा सैन्य शक्ति हैं, वियतनाम जैसा छोटा देश, और वो भी आज का वियतनाम नहीं, 1955 का वियतनाम, जो भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी और गरीबी से परेशान था, लेकिन उसके शौर्य, उसके सैनिकों के सैल्यूट करता है, अमेरिकियों को पीट के भगाया। अमेरिका कोई बहुत बहादुर ताकतवर मुल्क नहीं, ये भ्रम को हम आपके सामने तोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है कि अफगानिस्तान में जब रूसी सैनिक आए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाया। अफगानिस्तान में भी इंटरफेरेंस हुआ। तालिबानियों ने, अफगानियों ने इन्हीं अमेरिकों को बेइज्जत कर से भगाया और ये लोग भागे अपना हवाई जहाज लेके। इराक युद्ध अमेरिका के पराक्रम और शौर्य का परिणाम नहीं, कायरता का परिणाम है। दूसरे के मुल्क में बम्बार्ड करके उस देश को बर्बाद कर, आप बहादुर नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा डील हुआ, ये कौन सी चौधराहट हुई जिसने भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया। यह प्रश्न आज हर देशवासी पूछना चाह रहा है कि जब हम जीत के बिल्कुल नजदीक थे और वंस फॉर ऑल ये अकाउंट्स इसका सेटल कर दे। डिफेंस के एक्सपर्ट, तमाम रिटायर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं, ब्रह्मा चिलानी का तो यह भी कहना है कि ये दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का मिलिट्री ऑपरेशन था। कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करने के पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि इस ऑब्जेक्टिव को हमको प्राप्त करना। क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या वो पहलगाम में आए आतंकवादी मारे गए? क्या बदला पूरा हो गया? क्या उसको सबक दे दिया? क्या पाकिस्तान की गारंटी अमेरिका लेता है कि वो आतंकवादी घटनाएं नहीं करेगा? मेरे हाथ में ये किताब है, अभिनव पांड्या का इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ जैसे मोहम्मद। लेखक लिखते हैं, इस किताब को पढ़िएगा के रोंगटे खड़े हो गए, कि जैसे मोहम्मद का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कुछ आतंकवादी घटना कर देना नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव और इसका दर्शन, इसका फलसफा किसी देश की सीमा तक भी कन्फाइंड नहीं है। ये कहता है कि तमाम दुनिया में इस्लामिक खलीफा वाला सिस्टम लागू करे। गजबाए हिंद की बात करता है। और ऐसी स्थिति में
हमारा देश का पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरीके से पूरे देश को शर्मसार किया है, इस दर्द से, इस अपमान से हिंदुस्तान पता नहीं कब उठ पाएगा। हमें गर्व है अपनी सेना पर, हमें गर्व है नागरिकों पर, हमें गर्व है उन माताओं पर जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं। आज मदर्स डे भी है, लेकिन हमेशा याद रखिए, युद्ध और राजनीति बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैं अपनी बात इससे खत्म करता हूं। कहते हैं चर्चिल won the war but he lost the election। चर्चिल को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो चुनाव हारे, क्योंकि वर्ल्ड वार में जिस तरीके से इंग्लैंड बढ़ा, कुछ लेखक, कुछ जानकार, कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि चर्चिल की अनपॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि नहीं, पहले देश है। लेकिन यहां बीजेपी के कई एक नासमझ और बेशर्म प्रवक्ता और ये जो गोदी मीडिया है, इसने बेशर्मी की तमाम सीमाएं पार कर दी। आज वक्त था, सरकार से पूछना पड़ेगा क्यों बंद हुआ। जो सैनिकों की जान गई, बलिदान हुआ, उनकी शहादत हुई, इसके लिए कौन जवाब दे। उन 26 मासूम नागरिकों के हत्यारे को सजा नहीं देने का अपराध जो आपने किया है, उसके लिए कौन जवाब देगा। अर्नब गोस्वामी भी नजर नहीं आ रहा है, तो चिल्लाते रहता था पूछता है भारत। तो आज पूछता है भारत इन गोदी मीडिया से भी, आज पूछता है भारत इस पॉलिटिकल लीडरशिप से भी, क्यों इसने देश को गुमराह किया, क्यों घुटने टेके। इस प्रश्न के उत्तर से आज भारत का नेतृत्व हार नहीं सकता है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ यूपी।